हेलो दोस्तों, आई होप आपने होली एंजॉय की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। ये इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? विषमता एवं प्रतुषित्व, जिसे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्टोसिस। ये वर्ड जहाँ भी आएगा मैं इस वर्ड का यूज़ करूँगी, कर्टोसिस। विषमता का क्या अर्थ है? अब देखते हैं डेफिनेशन। किसी समंगमाला में सममिति के अभाव को विषमता अथवा असममिति कहते हैं। या तो हम विषमता कह सकते हैं या असममिति कहते हैं। पहले तो हमें ये समंगमाला क्या है? समंगमाला वो हमारी डेटा टेबल है जो हमें डेटा गिवन होता है। हम कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें एक डाटा दिया होता है ना, डेटा दिया होता है, तो उसकी टेबल को समंगमाला बोलते हैं। में सममिति। अब सममिति क्या है? जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन ये दोनों सेम है ना, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये तो होगी सममिति। अब आप जैसे ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही अलग हैं, तो ये होगी ये असममिति। तो विषमता क्या कहलाती है? कि किसी समंगमाला में सममिति के अभाव। अगर किसी समंगमाला है, हमारे किसी डेटा टेबल है, उसमें अगर ये वाली लाइनें ये अगर भिन्न होती हैं तो विषमता होगी। अगर ये भिन्न नहीं है तो विषमता नहीं होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है। किसी समंगमाला में सममिति के अभाव। सममिति के अभाव मतलब कि विषमता नहीं है। जैसे इस डायग्राम में विषमता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ सममिति का अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सममिति है। इस वाले डायग्राम में क्या है? इस वाले डायग्राम में सममिति का अभाव है। तो अगर डेफिनेशन देनी है तो ये लिखेंगे, किसी समंगमाला में सममिति के अभाव को, जैसा कि यहाँ पे है, को विषमता अथवा असममिति कहते हैं। ये डेफिनेशन है, यही ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब एक ऐसा संख्यात्मक माप होता है जो किसी समंगमाला की असममिति प्रकृति को प्रकट करता है। मतलब, और यहाँ पर ये जो लाइन है कि समंगमाला, ये डायग्राम किस पर डिपेंड करता है? ये डायग्राम आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम अगर यहाँ पर एग्जांपल लें कि एक क्लास है जिसमें 50, 60, 70 बच्चे हैं। ए बी सी ये सेक्शन है कि ए सेक्शन में 5 फुट के 50 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 6 फुट के 60 बच्चे हैं और सी सेक्शन में 4 फुट के 70 बच्चे हैं। तो ऐसे ही तो डेटा के साथ हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो विषमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? विषमता आवर्ती वितरण के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम पढ़ते हैं आवर्ती वितरण के प्रकार। तो पहला है सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब हमारे पास अगर कोई डायग्राम है उसमें ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे? सममिति वितरण। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, इसके वक्र को सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व या विभ्रम का सामान्य वक्र कहते हैं। प्राय यह देखने को आता है कि प्रारंभ में मूल्यों की आवर्तियाँ कम होती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, प्रारंभ में मूल्यों की आवर्तियाँ कम होंगी, फिर बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे अंत में फिर से कम हो जाती हैं, और एक बेल शेप्ड, घंटी की तरह का आकार बना लेता है। और इसकी एक और खासियत होती है कि यहाँ पर माध्य का भूयिष्ठ क्या होता है? मोड एवं माध्य सभी एक बिंदु पर होते हैं। अगर कहीं भी सामान्य वितरण होगा, वहाँ पर जो हमारा समांतर माध्य है, हमारा मीडियन है, मीडियन मतलब माध्य है, और जो हमारा मोड है मतलब बहुलक, वो क्या होंगे? वो समान होंगे। अगर बहुलक, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर बहुलक 10 है तो समांतर माध्य भी 10 होगा और मीडियन भी क्या होगा? 10 होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ सामान्य वितरण होगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विषम वितरण की। इस प्रकार के आवर्ती वितरण में आवर्तियाँ भूयिष्ठ के एक ओर अधिक अथवा दूसरी ओर कम हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर ये ज़्यादा हो गया, इधर देखिए ये इधर ज़्यादा हो गया। जब ये डायग्राम दोनों तरफ सेम नहीं होता है, जैसे हमने पहले बात करी थी, वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर विषम वितरण हो जाता है। अब विषम वितरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। क्या होता है? विषम वितरण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब हम बात करेंगे धनात्मक, पॉजिटिव। यदि समांतर माध्य का मूल्य, समांतर माध्य ये x बार, इसका मूल्य किससे अधिक होना चाहिए? माध्य का मीडियन से,
और मोड, अगर समांतर माध्य का मूल्य मीडियन और मोड से अधिक हो, ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है इसका धनात्मक होने के लिए कि समांतर माध्य बड़ा होना चाहिए माध्यिका से और माध्यिका बड़ी होनी चाहिए बहुलक से। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर धनात्मक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका, आवर्ती का, क्योंकि हम आवर्ती का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और धनात्मक कब होगा, जब हमारा ग्राफ बाईं ओर सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा लंबा जाएगा। ये क्या जा रहा है, सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा लंबा जा रहा है। अब बोलेंगे अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने ऐसे डायग्राम बनाए थे जहाँ पर ऐसा होता है या प्लस होता है या माइनस होता है, हमने ये किया है, ये हमने पहले टॉपिक्स में किए हैं। तो आप अब देखिए इधर की तरफ जा रहा है तो मतलब ये ज़्यादा प्लस हो रहा है, इसलिए धनात्मक है। और इसमें एक बात ध्यान रखने की है, धनात्मक में सबसे पहले भूयिष्ठ आता है, मतलब मोड आता है, जो सबसे ऊंचा बिंदु होगा वहाँ पर मोड होगा। फिर माध्यिका आती है, यहाँ मीडियन होगा, फिर माध्य आता है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स बार। अगर ये लाइंस हैं तो क्या क्या होगा, पहले मोड होगा, फिर मीडियन होगा, फिर माध्य होगा। यहाँ पर लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर लिखा भी है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब सेकंड देखते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक में जहाँ दाएं बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ अगर लंबी लाइन जाती है तो इसका मतलब हमारा आवर्ती का वितरण कैसा है, ऋणात्मक है। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर तो समांतर माध्य सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर समांतर माध्य सबसे छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा, उसके बाद समांतर माध्य के बाद मीडियन माध्यिका, यहाँ पर माध्यिका उससे छोटी हो जाएगी और बहुलक सबसे बड़ा हो जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पर लाइन सबसे पहले किसकी खींची थी, मोड की, फिर किसकी है, मीडियन की, फिर किसकी है, समांतर माध्य की। ऐसे ही यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले समांतर माध्य की, फिर मीडियन की और फिर मोड की, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो धनात्मक में होगा उसका क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आवर्ती वितरण के प्रकार। हम पढ़ेंगे आवर्ती वितरण के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक ऐसे ही यहाँ पर डेटा दे रखा है जिसे हमें समंक माला बोल रहे थे। ये फ्रीक्वेंसी ए दे रखी है, फ्रीक्वेंसी बी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी सी दे रखी है। यहाँ विषमता है, हम स्क्यूनेस पढ़ चुके हैं कि विषमता कब होती है, जब हमारे डायग्राम में दोनों तरफ की लाइनें अलग अलग होती हैं। फिर यहाँ माध्य पढ़ेंगे, फिर यहाँ विभाजन मूल्य पढ़ेंगे, यहाँ वक्र पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ पर कोई डायग्राम बनाया जाएगा, यहाँ सबसे ऊंचा पॉइंट क्या होगा, 9। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट में 9 ले लेती हूँ, अगर ऐसे डायग्राम बनाती हुई तो 2, 5, 7 यहाँ पर समान संख्या है, मतलब यहाँ पर समान लाइन आएगी। 7, 5, 2 यहाँ पर समान संख्या है, मतलब यहाँ पर समान लाइन आएगी। तो यहाँ पर विषमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में दोनों तरफ क्या आएंगी, समान लाइन आएंगी। पर अगर हम यहाँ की फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो यहाँ 12, यहाँ पर 12 सबसे बड़ा है, इधर नीचे नहीं है, तो ये 12 वाला पार्ट इधर चला जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्याएं इधर ड्रॉ होती हैं और नीचे वाली संख्या इधर ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए आवर्ती सी में, इसमें क्या है, यहाँ पर 12 है बड़ा, तो ये वाली आवर्ती यहाँ तक ये इधर जाएंगी और ये वाली इधर जाएंगी। यहाँ पर 12 बड़ा है तो ये वाला यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, बिल्कुल इसकी तरह। ये जो हमारा ये वाला डायग्राम है इसकी तरह। अब हम यहाँ देखेंगे जब विषमता का अभाव होता है क्या होता है, हमारा समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हमारे समान होते हैं। जैसा आप देखिए बहुलक जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है उसका ही बहुलक होता है, यहाँ पर 18 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये क्या है, माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1/2, चौथा पद 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या होगा, 18। ऐसे ही आप समांतर माध्य निकाल लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की लिंक डाल दूँगी, आप पहले वो देखिएगा। ऐसे ही अब हमने एक लॉ की बात करी थी, जब धनात्मक विषमता होती है, ये वाला ये फॉलो करते, तो अब आप यहाँ समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल के देखेंगे कि क्या ये समांतर माध्य बड़ा आ रहा है, उससे छोटा माध्यिका आ रही है, उससे छोटी बहुलक आ रहा है। अगर ऐसे आता है तो मतलब ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही ये निकाला गया है। फिर यहाँ पर ये हम आवर्ती में यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। विभाजन मूल्य हमने ये वाला टॉपिक अभी नहीं किया है, ये चैप्टर अभी हमने
छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम करेंगे, इसलिए इस वाली चीज़ को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम वक्र देखेंगे। वक्र कैसा है? अब हमने बात करा है जब दोनों तरफ समान लाइन होती हैं तो क्या होता है? सामान्य वक्र होता है। अब यहाँ पर जब धनात्मक विषमता होती है तो हमारा वक्र कहाँ जाता है? सीधे हाथ की तरफ, मतलब बाईं ओर, तो दाहिनी ओर झुकाव। और यहाँ पर जब हमारे सीधी हाथ को दाहिना बोलते हैं तो दाहिनी ओर झुकाव, यहाँ पर बाईं ओर झुकाव। ठीक है, अब हम विषमता की जांच कैसे करेंगे? यहाँ पर आ गया विषमता की जांच कैसे करेंगे। अभी आपने यहाँ ये सब पढ़ा है। माध्य का संबंध, अगर माध्य बड़ा है, माध्य निकाल के, भूयिष्ठ निकाल के, माध्यिका के विभाजन निकाल के वक्र से पता कर लेंगे कि विषमता की जांच कैसे। अब वक्र से कैसे पता करेंगे? अगर वक्र बिल्कुल समान है तो सामान्य वितरण है, अगर सीधे हाथ की तरफ है तो ऋणात्मक, अगर उल्टे हाथ की तरफ है तो अगर सीधे हाथ की तरफ है तो धनात्मक, उल्टे हाथ की तरफ है तो ऋणात्मक। ठीक है, तो सिंपल है। अभी हमने ये सब करा है, यही सब आप लिख दीजिएगा कि समांतर माध्य देखते हैं, माध्यिका देखते हैं कि समांतर, अगर धनात्मक है तो समांतर माध्य सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद माध्यिका बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद बहुलक बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखते हैं अपकरण तथा विषमता में अंतर, कि हमने इससे पहले अपकरण पढ़ा था, उससे पहले हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ी थी। अब हमें पता है हमने अपकरण का क्या यूज़ होता है एक डेटा टेबल में, समंकमाला में। ठीक है, अब देखेंगे विषमता में इनमें कैसे अंतर है। तो आवर्ती वितरण के संबंध में माध्य एक अधूरी जानकारी है। माध्य एक अधूरी जानकारी क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास सारणी दी हुई है उससे हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते। इसी कमी को अपकरण माप पूरा करती हैं, क्योंकि हम जब अपकरण निकाल लेते हैं तो हम अपकरण वाले चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें उस श्रेणी में, उस मध्य बिंदु से उस श्रेणी की क्या क्या भिन्नता हैं ये पता चल जाता है अपकरण निकालने से। और जब हम विषमता याद करते हैं तो हमें विषमता से असीमितता और सीमितता पता चल जाती है कि हमारा जो डायग्राम है वो सीमित होगा तो एक जैसा डायग्राम बनेगा, और असीमित होगा तो छोटा बड़ा बनेगा। ठीक है, ये पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, अपकरण के द्वारा श्रेणी के पदमूल्य का बिखराव या वितरण की बनावट का ज्ञान होता है। बिखराव मतलब कि क्या अंतर है, इसका ज्ञान होता है। परंतु विषमता द्वारा हमें वक्र की सममित और असममितता का पता चलता है, ये हमें पता है। अपकरण पर हम समूह की स्थिति पर विचार करते हैं, पर हम इस पर प्रवृत्ति पर विचार करते हैं क्योंकि इसके डायग्राम को देखकर। अपकरण समूह की बनावट का ज्ञान करता है और इस पर हम क्या डालते हैं, ये हमारा आकृति का पर प्रकाश डालता है। ऐसा ही आप यहाँ देखेंगे, अपकरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि समांतर माध्य की किस दिशा से विचरण अधिक है, पर हम जब इसे करते हैं तो हमें पता चलता है कि समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक कहाँ से इनका विचरण अधिक है। और ये कैसे पता चलता है? अभी मैंने यहाँ बताया आपको कि सबसे पहले यहाँ लाइन क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे लाइन मोड की होती है, फिर मध्यिका की होती है, फिर बहुलक की होती है। अगर मोड की लाइन ज़्यादा ऊंची है तो मतलब मोड का विचलन अधिक है, अगर बहुलक की लाइन ज़्यादा ऊंची है तो मतलब मोड और बहुलक एक ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ मोड निकाला, यहाँ माध्यिका निकाली और यहाँ पे क्या निकाला हमने, समांतर माध्य निकाला, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका अंतर ज़्यादा है और किसका डिफरेंस ज़्यादा है, पर ये हमें अपकरण से पता नहीं चलता है। आगे चलते हैं। अब अपकरण की माप, अब इसके आ जाते हैं फॉर्मूले। यहाँ पर है अपकरण की माप क्या है, बस ये ऐसा ही है, इसकी फॉर्मूले देखते हैं। ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, की विषमता गुणांक क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस के से, और एस के बराबर क्या होता है, माध्यम माइनस भूयिष्ठ मतलब मोड मतलब बहुलक, और माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से, और विषमता का गुणांक क्या है, जे, जो माध्यम माइनस भूयिष्ठ मतलब मोड अपॉन परिमाप विचलन, जिसे सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने नहीं किया, पर आप ध्यान रखिए, परिमाप विचलन जिसे सिग्मा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला मैं अभी आगे बता दूंगी। और ये यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है कि विषमता एस के बराबर 3 इंटू माध्यम माइनस माध्यिका भी होता है। ये सब आपको फॉर्मूले, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती,
फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करने हैं। जैसे यहाँ पर निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए, कि अब ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको माप दी हुई है, यहाँ पर आपको आवर्ती दी हुई है। अभी तक आपको पता है जैसे दी होती है आवर्ती वगैरह, तो कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं, जो कि हमने कल्पित मान ने क्या माना है 12। तो अब विचलन ज्ञात करेंगे, 12 में से 10 गए, 10 में से 12 गए -2, 11 में से 12 गए -1, 12 में से 12 गए 0, इसमें से हम सबको माइनस कर देंगे। फिर d इसका स्क्वायर निकालते हैं, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का ऐसे -2 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर f और dx की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर f dx और dx के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर f ये रहा और dx ये रहा, ये क्या होगा -4। फिर यहाँ पर जो हमने dx के स्क्वायर निकाला है f और dx के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया 8 हो गया। आगे देखते हैं, फिर हम निकालते हैं समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला हमें पता है x बराबर a, वहाँ पहले फॉर्मूले में हम कैपिटल A यूज़ करते थे, यहाँ पर इन्होंने स्मॉल a यूज़ कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस सिग्मा dx अपॉन n, 12 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर 13/30 हो गया सिग्मा f dx, क्योंकि आपने यहाँ पे ये ऐड किया है, सिग्मा f dx की वैल्यू आई है, ठीक है। तो समांतर माध्य हो गया। निरीक्षण से भूयिष्ठ मोड क्या आया है, मोड हमारा 2 है, ठीक है। फिर माप विचलन सिग्मा, अब सिग्मा का ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, रूट में सिग्मा f dx का स्क्वायर जो हमने स्क्वायर निकाला है अपॉन n, और सिग्मा f dx अपॉन n का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ ये वैल्यू निकाली है, सिग्मा f dx और ये सिग्मा f dx। यहाँ पर ये आप वैल्यू रख देंगे, सिग्मा यहाँ पर हमारा क्या आया है, ये 49 आया है, सिग्मा f dx का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ये n 30 है। n कैसे निकाला है, n है जो फ्रीक्वेंसी सारी हमने ऐड करी है, ये क्या होंगी, ये n होगी, ठीक है। ये भूयिष्ठ कैसे आया है मोड, ये यहाँ पर इसका आंसर 2 आया है। आई होप आपको पता होगा कि मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप मोड और बहुलक वाली ये वीडियो जाके देखिए, ठीक है। फिर सिग्मा की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर इसमें डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इससे डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पर ये आ गया। फिर हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आते तो कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी। मैंने पहले भी बोला था, पर बच्चों एक दो बच्चों ने शिकायत करी थी कि हाँ हमें वर्गमूल निकालने नहीं आते हैं। अगर और प्रॉब्लम है तो मैं वर्गमूल की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पर वर्गमूल हमारी सेकंड यूनिट में वर्गमूल में निकालने की ज़रूरत मोस्टली आपको हर क्वेश्चन में पड़ेगी, इसलिए आपको वर्गमूल आने चाहिए। आई होप आपको आते होंगे, क्योंकि 12th में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तो, ठीक है। फिर गुणांक, कार्ल पियर्सन समानता विषमता गुणांक जो हमने यहाँ पे निकाला है, जे बराबर क्या होता है, x बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर जे, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू ये आई थी 12, जो इसकी वैल्यू आई है जो बहुलक की वैल्यू आई है, फिर 1.2, ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, यहाँ पर अंक दिए हुए हैं 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। इसको पहले तो हम नॉर्मल रूप में लिखेंगे, जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल के रूप में, 10 से 20 इसको लिख सकते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20 की यहाँ पे सबका अंतर क्या है, यहाँ पे सबका अंतर 10-10 का दे रखा है, 20 से 30, 30 से 40, तो ये ऐसे लिख दिया है। वर्ग अंतर है, यहाँ पर आवर्ती है, हम सबको पता है, मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं कि 10 है, 10 में फिर 40 जोड़ा 50, 50 में फिर 20 जोड़ा 70 हो गया, ये सब हम करते आ रहे हैं। फिर हम कल्पित माध्य से विचलन निकाल लेते हैं कि एक कल्पित माध्य मान लिया, जैसे कि यहाँ पर ये 35 मान लिया, तो अब हम 10 में से 35 घटाएंगे, माइनस 10 में से हम ये मध्य बिंदु माइनस करते हैं हम, 5 में से हम 35 घटाएंगे तो 30,
15 में से हम 35 घटाएंगे 20, तो ये सब आप इसमें से ये माइनस करते रहेंगे। फिर ये आ गया। फिर डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं कि इसका स्क्वायर निकालेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 900, 900, इसका 400, इसका 10। फिर एफ डी एक्स निकालते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर एफ डी एक्स स्क्वायर कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करो। ये सब आ गया, यहाँ पर ऐड कर लिया। जो अभी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन में किया था, समांतर माध्य निकाल लिया, ये फॉर्मूला। फिर माध्यिका, आप माध्यिका कैसे निकाली, m बराबर n/2वां पद, 75वां पद। अब 75वां पद आप देखेंगे, 75वां पद कहाँ रहा है, यहाँ पे मध्य बिंदु में देखेंगे आप। सॉरी, मध्य बिंदु में नहीं देखते, संचय बारंबारता में देखेंगे। तो यहाँ 70 छोटा हो जाएगा, तो मध्य बिंदु ये कहाँ पर आ रहा है, 80 में। 80 कौन सा वर्ग अंतराल है, 40 और 50, 40 और 50 है। जैसा कि आपको माध्यिका निकालनी आती है, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L1 + L2 - L1/F m-c। यहाँ पर ये लार्ज लिमिट है, बड़ी वाली, ये छोटी वाली लिमिट है। जो हमने वर्ग अंतराल किया है ये m-c है। ये क्या है m-c, संचयी बारंबारता, उससे पहले वाली बारंबारता। ठीक है, ये सब आई होप ये हमने पहले चैप्टर कर लिए हैं, आप लोगों को आते होंगे। फिर प्रमाप विचलन, उसी फॉर्मूले से प्रमाप विचलन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर ये विषमता गुणांक x बार - m, जहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसकी बात करी थी, बस फॉर्मूले में रखने हैं, इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 है, विषमता गुणांक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, प्रमाप विचलन पूछ रहा है। तो विषमता गुणांक j और ये माध्य है और ये पर है, विषमता गुणांक लिख दिया, माध्य यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करी है और फिर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कर्टोसिस। कर्टोसिस को क्या बोलते हैं, ककुदता भी बोलते हैं। ठीक है, अब कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस का मतलब सिर्फ ये है, अभी हमने समता और असमता के जो डायग्राम पढ़े हैं कि ये डायग्राम कितना नुकीला होता है या कितना चपटा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे पता चलती है, इसकी जानकारी हमें कर्टोसिस से पता चलती है। अब आप देखिए, यहाँ पर ये गैरेट और इनकी डेफिनेशन भी, जैसे गैरेट बोलते हैं कर्टोसिस, मैं इस वर्ड को कर्टोसिस बोल रही हूँ इंग्लिश में। ठीक है ना, शब्द इस बात को बताने वाला है कि आवर्ती वितरण, अभी हमने आवर्ती वितरण नहीं पढ़ा है, आवर्ती वितरण प्रसामान्य की तुलना में नुकीले शिखर वाला है या समतल शिखर वाला है, कि आवर्ती वितरण जो हम कर रहे हैं कि ये नुकीले सिरे वाला है या समतल सिरे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा भी है कि जो प्रसाम्य होगा आवर्ती वितरण, जो माध्य शीर्ष वाला होगा, मध्य शीर्ष वाले को क्या बोलेंगे, प्रसाम्य। मीसोकर्टिक, ये क्या है, ये मीसोकर्टिक, ये मध्य है। ठीक है, और ये फ्लैट वाला क्या कहलाएगा, फ्लैट वाला चपटा से का ये क्या कहलाएगा, प्लेटिकर्टिक। ये क्या कहलाएगा, फ्लैट वाला प्लेटिकर्टिक। और ये लिपोकर्टिक कौन सा कहलाएगा, नुकीला वाला कहलाएगा लिपोकर्टिक, जिसे लंबा या नुकीला शीर्ष वाला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये माप कैसे निकालते हैं, 2 बीटा दिए होते हैं उनके गुणांक से, वैल्यू ऑफ कर्टोसिस B2। अब ये फॉर्मूले में उन्होंने सिंबल B2 यूज़ किया, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। U4/U2 का स्क्वायर। आप देखेंगे, आप सोचेंगे अब ये फॉर्मूला क्या है, अभी आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, दी होगी। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये डायग्राम का वैल्यू, इस डायग्राम को यहाँ इसने किस से रिप्रेजेंट किया है, B2 से। अगर B2 की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो क्या होगा, ये माध्यम शीर्ष मीसोकर्टिक ये वाला होगा, ये बीच वाला डायग्राम। अगर 3 से बड़ी है तो लिपोकर्टिक क्या होगा, बड़ा वाला डायग्राम। अगर 3 से छोटी है तो क्या होगा, प्लेटिकर्टिक फ्लैट चपटा वाला डायग्राम। यहाँ पर ये लिखा भी है। अगर गामा दिया है, इसका गुणांक पूछ रहा है, तो गामा क्या है, गामा 2 बराबर B2 - 3, जिसकी वैल्यू ये है, ये भी फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है अगर गामा 2 बराबर 0 है तो वक्र मध्य शीर्ष वाला होगा, गामा 2 धनात्मक है तो नुकीला होगा, गामा 2 ऋणात्मक आएगा तो वक्र चपटा वाला होगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ आपको समझ में आ जाएगा। ये u वगैरह क्या है, ये सिर्फ आपको वैल्यू है जो आपको ये गिवन है। u2 क्या है 7 और u4 क्या है 93। अभी हमने देखा था कि v2 की वैल्यू क्या है, v2 u4 अपॉन u2 का वर्ग, u4 क्या है 93 और u2 का वर्ग क्या है 7 का वर्ग 93 अपॉन 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है। और फिर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी सी ऐसे इस तरीके से इन्होंने यहाँ वैल्यू निकाल दी है। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं इसको PDF टेलीग्राम पर भेज दूँगी। अगर इनमें से कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे वैल्यू पुट करी हुई है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगी।